हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है खरगोश की आंखों जैसा। क्या ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर है करूरता की। गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? तो इसका राइट आंसर है भीतर। गया ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है? तो इसका राइट आंसर है लाल। गया ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षेस कल्प बालू कपी बराता, यहाँ बराता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है समूह है। गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है धनी। गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, फिर इसकी जो है प्रसंग और इसकी व्याख्या आपको दोनों बतानी है। तो काव्य है, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पे ये काव्यांश दिया गया है। इसकी देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। जो बात कवि भाषा के माध्यम से कहना चाहते थे, वह बात कवि को परिश्रम से आए पसीने को पोंछते देखकर एक शरारती बच्चे की तरह पूछती है कि तुमने भाषा को सरलता से सहजता से उसके साथ व्यवहार करना नहीं सीखा। यहाँ पर कवि व्यंग्य कर रहे हैं कि जिन्होंने भी भाषा की अर्थवत्ता या सरलता सहजता को खोकर बनावटीपन एवं कृत्रिमता का प्रयोग किया है, उससे अर्थ तो अनर्थ होता ही है, स्वयं भाषा भी उससे कभी खुश नहीं रहती। इसी के अथवा में एक और जो है काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पलवल पुष्पों से नमित हुए विशेष। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेल से अवतरित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं व्याख्या के बारे में। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा पानी खाद आदि को पीकर पूरी तरह गल जाता है और तब उसके अंकुर पत्ते और पुष्प निकल आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर उस भाव को असहन मुक्त कर देते हैं और सर्वसाधारण हिताय का विषय बना देते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उनके साथ भाव रूपी पत्ते और पुष्प पल्लवित विकसित हो जाते हैं। नए पत्ते पुष्पों के भार से झुके हुए पौधे की तरह मेरी भावाभिव्यक्ति भी झुक जाती है, अर्थात सर्वजन के लिए समर्पित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गजानन माधव मुक्तिबोध अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन साहित्य एवं भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इन दोनों में से आपको एक करनी है, बाकी यहाँ पे आपको दोनों जो है मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा देखिए, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन से की। 1938 में इन्होंने इंदौर के होलकर से बीए की शिक्षा प्राप्त की। 1954 में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। वे उज्जैन के मॉडल स्कूल में जो है अध्यापक के पद पर आसीन रहे। सन 1958 में उन्होंने प्राध्यापक पद पर राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में नियुक्ति मिली। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी का जो कथा साहित्य है, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का जो है सौंदर्य शास्त्र,
अब आखिरी रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, आलोचना और जो है भारत इतिहास और संस्कृति, ये सभी जो हैं इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं, इनकी साहित्यिक जो विशेषताएं इनके बारे में बात करते हैं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उनके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों, फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। ये जो इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनकी भाषा शैली के बारे में। इनकी भाषा उत्कृष्ट है, भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का ही प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख शैली व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और जो है ऊपर वाला जो है व्यंजनात्मक है, ये है व्यंजनात्मक और नीचे ये है व्यंग्यात्मक और जो है प्रतीकात्मक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनके निधन। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट इसी में के अथवा में दे रखा है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका जीवन परिचय और इनकी जो विशेषता यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में महिसादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पैतृक गांव गड्डाकोला, उन्ना, उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा देखिए इनकी यहाँ पे, इनको शॉर्टकट में यानी कि निराला जी भी बोलते थे। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, बाकी इनको निराला के नाम से जानते थे। निराला जी की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला, उन्नाव आ गए। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इनकी प्रमुख रचनाएं। परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अणिमा, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुता, कविता संग्रह, चतुरचमार, बिल्लेसुर, बकरीहा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, गध। इन्होंने 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित की। इन्होंने मतवाला समन्वय पत्रिका का संपादन भी किया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं। निराला जी छायावाद के ऐसे कवि रहे हैं जो एक और कवि कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनके द्वारा रचित विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को इस प्रकार से समेटे हुए हैं कि वह किसी भी सीमा में बंद नहीं पाता है। उनका यही निर्बद्ध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में अंतर नहीं रखता। वे दोनों आपस में घुले मिले हैं। उनकी कविता उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव वर्णन है। उन्होंने छंद के बंधन को ही नहीं तोड़ा बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। निराला की कविता में विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी कई रंग हैं। एक तरफ तो तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से छंदबद्ध राम की शक्ति पूजा का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी तट के शब्दों की सरलता के लिए कुकुरमुता, रानी और कहानी महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। नेक्स्ट देखिए निधन। इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया सबसे पहला उषा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कवि ने उषा कविता में सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पहले की प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद संग के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो जो अभी गीला है और उसका रंग गहरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर स्वीकारा है कविता में प्रयुक्त ममता के बादल पर जो है टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहती है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदा उसके भीतर मंडराती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भक्तिन पाठ में प्रयुक्त जिठोत शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ है जेठ का पुत्र। गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार की असली कृतार्थता किसे कहा है। तो किसे कहा है आवश्यकता के समय काम आने वाले को, काम आने को। तो इसमें जो गया ऑप्शन राइट है आवश्यकता के समय काम आने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक किस भाषा का जो है उपमंत्री है, किस सभा का उपमंत्री है। तो इसका राइट आंसर है कुमार सुधार सभा का। क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया। तो इसका राइट आंसर है श्यामनगर। क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अजीजों की यह हालत, यहाँ अजीज का अर्थ है। तो अजीज का अर्थ क्या है यहाँ पे प्रिय। गया ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्बेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है। तो इसका राइट आंसर है भाईचारे से। गया ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश दिया गया इसको पढ़ना है, उसके बाद जो आपको उसका प्रसंग भी बनाना और उसकी व्याख्या भी करनी है। तो गद्यांश देखिए 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठुडी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता है। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर जो है रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापिस जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी प्रसंग के बारे में। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्याख्या। यह एक चित्रण है जो एक मेले के बारे में है। इसमें लुट्टन सिंह को दिखाया गया है जो रसगुल्ला खा रहा है और पान की गिलोयों को मुंह में रख रहा है। इसके हाथ में खिलौना है और वह हंसता हुआ मेले में घूम रहा है। उसकी आंखों पे अब्रक रंग का चश्मा है और वह एक पीतल की सीटी बजाता है। इस गद्यांश का मतलब है कि वह मेले में पूरी तरह से खुश है और वह वापस जाते समय भी अपनी खुशी जताता है। इसी के अथवा में एक और दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्यांश। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसी रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश लेखक विष्णु खरे द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। इस गद्यांश में भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि भारतीय कला जो है कई रसों का पता है जो किसी एक कलाकृति के साथ साथ पाए जा सकते हैं। जीवन में हर्ष और विषाद सभी के जीवन का हिस्सा है और भारतीय संस्कृति इसे अच्छी तरीके से जानती है। इसके अलावा गद्यांश में करुणा का हास्य में बदलने की बात की गई है। यह एक अद्भुत रस होता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है कै पार्ट। नमक कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहाँ से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक लाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। वस्तुतः जमीन पर खींची हुई रेखाएं जो दिलों को नहीं बांट सकती। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ख पार्ट इसका। लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो इसका आंसर है कालजयी उसे कहते हैं जो समय के परिवर्तन से अप्रभावी रहता है। जीवन में आने वाले सुख दुख उत्थान पतन हार जीत उसे प्रभावित नहीं कर पाते।
वह इनसे संतुलन बनाकर जीवित रहता है। यह गुण अवधूत अर्थात सन्यासी में होते हैं। शीर्ष का वृक्ष भी भीषण गर्मी और लू में हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। इस कारण इसे जो है कालजयी अवधूत की तरह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की किन 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा एवं स्थायी प्रभाव डाला? तो यहाँ पे इसका आंसर है, चार्ली के जीवन पर 2 घटनाओं ने स्थायी प्रभाव डाला। पहली, बचपन में चार्ली का बीमार होना और उसकी माँ के द्वारा ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाते समय दोनों का एक साथ रो पड़ना। दूसरी घटना में एक कसाई के साथ से एक भेड़ का छुटाकर भागने की घटना। भेड़ को पकड़ने वाला कई बार फिसलता गिरा। सड़क पर लोगों ने ठहाके लगाए। अंत में उस भेड़ को पकड़कर कसाई के पास ले जाया गया। भेड़ के संभावित भविष्य को देखकर चार्ली रोने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग पार्टी में यशोधर बाबू ने केक एवं लड्डू क्यों नहीं खाए? तो इसका आंसर है यहाँ पे, यशोधर बाबू ने केक इसलिए नहीं खाया क्योंकि उन्हें केक पसंद नहीं था। केक में अंडा होता है, जबकि यशोधर बाबू शाकाहारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे केक काटना पसंद नहीं करते थे और ना ही उन्हें विदेशी तरीके से जन्मदिन मनाना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल कैसे होती है? तो इसका आंसर है, यशोधर बाबू की पत्नी के जीवन में किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं था। उनका अपना व्यक्तित्व और अपनी सोच थी, अतः वह अपने आसपास के हो रहे बदलावों को वह समझ पाती है और समय के साथ तेजी से ढल सकने में सफल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, जूझ में लेखक यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं, हमें इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। संघर्षों से जूझने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है अंततः सफलता मिलती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों में वातावरण कैसा होता है? तो इसका आंसर है, सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र सिंध राजस्थान से कुछ मिलता जुलता है। सर्दियों में भी दोपहर के समय धूप सौंधियाने वाली होती है। वह राजस्थान की धूप की तरह पारदर्शी नहीं है, जिस कारण सारा वातावरण और दिशाएं फीके से रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। रेत के टीले नहीं हैं और खेतों में हरियाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर और सैनिकों के बीच रेडियो पर प्रसारण संवाद का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, हिटलर और सैनिकों की बातचीत के रेडियो प्रसारण में प्रायः युद्ध क्षेत्र की घटनाओं और सैनिकों के घायल होने के संबंध में ही उनकी बातें सुनाई देती थी। दोनों के मध्य रेडियो प्रसारण में होने वाली बातें कुछ करुणाजनक थी। हिटलर और सैनिकों के बीच सवालों जवाबों का जो सिलसिला चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो इसका राइट आंसर है श्रव्य माध्यम। आपको जो है कमेंट में जो दृश्य माध्यम होता है उसका कोई भी जो है आपको एक एग्जाम्पल देना है कि आप कौन सा जो दृश्य माध्यम है। दृश्य का मतलब होता है देखना, तो देखने वाले माध्यम का कोई भी एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत में पहला जो छापाखाना कब और कहाँ खोला गया? तो ये 1556 में गोवा में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फीचर से आप क्या समझते हैं, यह कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर है, फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से संबंधित वह विशिष्ट आलेख है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इस प्रकार है। तो इसमें पहली समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। दूसरा है, पात्रों में द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। नेक्स्ट है, संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। नेक्स्ट है, संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या होती है। नेक्स्ट है, कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या होती है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है
इनमें से आपको एक करना है, तो या ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला। नेक्स्ट है समाचार लेखन के 6 ककारों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसके 6 ककार कौन से हैं उनको डिटेल में बताना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहा गया है। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या और विचार आदि से संबंधित खबर लिखी जाती है। यह ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार है, इसलिए समाचार लेखन में इनका बहुत महत्व है। 6 ककारों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो इसमें पहला जो ककार है यह कब, यह समाचार लेखन का आधार होता है। इस ककार के माध्यम से किसी घटना या समस्या के समय का बोध होता है, जैसे कार दुर्घटना कब हुई। दूसरा पॉइंट है कहाँ, इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का चित्रण किया जाता है, जैसे जो है कार दुर्घटना कहाँ हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कैसे, इस प्रकार के द्वारा समाचार का विश्लेषण, वितरण और तथा व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट ककार है क्या, यह ककार भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है क्यों ककार, इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट जो है ये है कौन, नेक्स्ट है कौन, इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर है साधारण से साधारण इंसान भी चाहे तो मेहनत, शिक्षा, ईमानदारी से अपने जीवन के लिए एक मुकाम हासिल कर सकता है। पक्के और निश्चय से विलोम परिस्थितियों को काबू कर सकता है, जैसे कि सरदार पटेल ने किया जब देश आज़ाद हुआ। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग इन 8 गुणों से मिलकर बना होता है, जो बुद्ध ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करते हुए बताए हैं। यह एक मार्ग है जिससे मानव अंतःकरण को शुद्ध, संतुलित और निर्मल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अष्टमार्ग के गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला गुण है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति अथवा सम्यक समाधि तथा सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है भर्तृहरि ने भक्तिहीन व्यक्ति को निंदनीय क्यों कहा है। यानी कि भर्तृहरि भी बोल सकते हैं इसको। देखिए भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुष को निंदनीय माना है, क्योंकि भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें उसकी प्रत्यक्ष प्रेम और करुणा का अनुभव कराती है। भक्ति हमें दूसरों का सम्मान करने और सहानुभूति दिखाने की क्षमता देती है, जो एक भक्तिहीन व्यक्ति में नहीं होती। भक्ति के बिना हम ईश्वर की प्रेरणा और करुणा का अनुभव नहीं कर सकते, जिससे हम लोगों की मानविकता और धार्मिकता से दूर होते जाते हैं। भक्ति की अभावता से वह अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता और उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। इसलिए जो है भर्तृहरि ने भक्तिहीन व्यक्ति को निंदनीय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वस्थता की क्या हानियाँ हैं। यानी कि गंदगी से क्या मतलब है, क्या क्या उसके नुकसान है। उत्तर है साफ सुथरा रहना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। उसे अपने और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना और अपने कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। अगर वह सफाई नहीं करेगा तो मक्खी, मच्छर अथवा अन्य हानिकारक कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के रोग फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए उदाहरण के साथ। तो इसका उत्तर है जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में समझा जाए तो जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ख का फर्स्ट पार्ट, तन्मय और तपोभूमि का जो संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे तन्मय का बनेगा तत् प्लस मय, तय के अलंत आएगा, व्यंजन संधि है इसमें। नेक्स्ट है तपोभूमि, इसका बनेगा तपह प्लस भूमि, इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट दुह प्लस प्रवृत्ति, संधि बतानी, तो इसमें बनेगा दुह प्लस प्रवृत्ति यानी कि दुष्प्रवृत्ति। नेक्स्ट है ग का फर्स्ट पार्ट द्वंद्व
जो है द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आजकल, आज और कल। सेकंड पार्ट है नील कमल और भरपेट विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो नील कमल का बनता है नीला है कमल जो, इसमें क्रमधारय समास है। नेक्स्ट है भरपेट, पेट भरकर, इसमें अव्ययभाव समास है। आपको जो है कमेंट में बताना जो चौराहा होता है उसमें कौन सा समास होता है, उसका विग्रह क्या बनेगा, जरूर कमेंट में बताएं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इससे मुझे पता लगेगा आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, जरूर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो इसमें है कितनी जो है लड़की कितनी सुंदर गाती है। तो इसमें आएगा लड़की कितना सुंदर गाती है, कितनी की जगह आएगा कितना सुंदर यहाँ पे। नेक्स्ट है मंत्री ने सरकार की उपलब्धताएं गिनवाई। तो इसमें आएगा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां आएगा, उपलब्धियां गिनवाई। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको स्पेशल टॉपिक या कोई और पेपर की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर भी एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी जो है लेके आता रहूँ। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।